हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत की चौथी क्लास में फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर प्रकृति के मूल बलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रकृति में बहुत प्रकार के बल होते हैं। उनमें से चार मुख्य बल हैं जिनके ऊपर अन्य बल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर होते हैं। तो हम उन आज चार मुख्य या मूल बलों की बात करने वाले हैं। तो उनमें से पहला बल है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से गुरुत्वीय बल को हमें 11th क्लास के सिलेबस में एक अलग चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के अंदर सेपरेटली डिटेल में पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में हमें 12th क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ हम इनके बारे में एक बार ब्रीफली जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के मध्य लगता है। तो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण प्रकृति के बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यदि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वीय आकर्षण बल का मान इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक काम में लिया जाता है कैपिटल जी, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसका मान g बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मात्रक आप यहाँ से बना सकते हैं। हमें g चाहिए तो r स्क्वायर को इधर गुणा करेंगे, m1 m2 का भाग लगा देंगे तो बल का मात्रक न्यूटन, r दूरी थी, दूरी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और दो द्रव्यमान थे इसलिए किलोग्राम 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 स्क्वायर। इसका मान प्रयोगों के द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या है गुरुत्वीय बल? दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण प्रकृति के बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। और गुरुत्वीय बल को न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से प्राप्त सूत्र Fg बराबर g(m1m2) अपॉन r स्क्वायर के द्वारा परिकलित किया जाता है। ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है और ये प्रकृति का सबसे दुर्बलतम बल है। इसकी जो ताकत है वो बहुत कम होती है क्योंकि इसके साथ हम 10⁻⁻11 के रूप में एक नियतांक देख रहे हैं। इसलिए जो सामान्य वस्तुएं हैं उनके मध्य ये आकर्षण बल हमें प्रतीत होता हुआ नहीं दिखता है, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य, दो सामान्य वस्तुओं के मध्य जिनका द्रव्यमान बहुत कम है उनके मध्य ये बल फील नहीं हो पाता है। लेकिन अत्यधिक बड़ी द्रव्यमान की वस्तुओं जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य आकर्षण लगता है और इसी आकर्षण के कारण चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करते हैं। और डिटेल में हम इसका अध्ययन गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में करेंगे। यह बल अनंत परास का होता है, हालांकि दूरी के बढ़ने के साथ साथ कमजोर होता जाता है, लेकिन यहाँ दूरी के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, नीचे r स्क्वायर आ रहा है तो गणितीय रूप से जब दूरी का मान अनंत होगा तभी ये बल शून्य बन पाएगा। इसलिए सैद्धांतिक रूप से इसकी परास अनंत होती है, अनंत दूरी तक ये कार्यरत होता है। दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल में दो बल सम्मिलित हैं, हालांकि वे ये प्रकृति में एक साथ विद्यमान होता है, लेकिन इसको दो भागों में हम बांट कर पढ़ सकते हैं। एक है विद्युत बल और दूसरा है चुंबकीय बल। जब एक आवेश स्थिर होता है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस विद्युत क्षेत्र में अगर दूसरे आवेश को लाया जाए तो उसके ऊपर एक बल लगता है और उस बल को हम विद्युत बल कहते हैं। लेकिन अगर वह आवेश गतिशील है तो गतिशील आवेश, हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी कि वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर विद्युत बल तो लगता ही है, परंतु साथ के साथ उस पर चुंबकीय बल भी कार्यरत होता है। इसलिए विद्युत और चुंबकत्व दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए फिनोमेना हैं, इसलिए हम इन्हें एकीकृत रूप में पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय बल के रूप में। तो अगर हम विद्युत बल की बात करें तो मान लीजिए Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदुवत आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो कूलाम के विद्युत्की के नियम के अनुसार इनके मध्य जो लगने वाला विद्युत बल होगा उसका मान इन आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ भी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक काम में लिया जाता है जिसे k से प्रदर्शित करते हैं। इसे विद्युत नियतांक कहते हैं, इसे कप्पा नियतांक भी कहा जाता है।
निर्वात के लिए इसका मान 1/4πε0 के इक्वल होता है, जहां ε0 जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। ये जो संख्यात्मक रूप से निर्वात के लिए के का मान प्राप्त होता है वो लगभग 9 × 10⁹ मात्रक आप यहाँ से बना सकते हैं। अगेन r² को गुणा किया, Q1 Q2 का भाग दिया, तो K बराबर बन जाएगा Fe × r² बटे Q1 Q2। तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो 2 बार आ रहा है कूलाम कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। तो विद्युत नियतांक का मान कितना है निर्वात के लिए? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ ये बात भी ध्यान देनी अनिवार्य है कि जो विद्युत बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। निर्वात की विद्युतशीलता है, अगर माध्यम की बात करेंगे तो उसकी विद्युतशीलता आती है, जबकि गुरुत्वीय बल जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हर माध्यम के लिए एक समान होता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गुरुत्वीय बल है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, क्योंकि द्रव्यमान केवल धनात्मक ही होता है, नेगेटिव मास की कोई कल्पना नहीं है। तो गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि विद्युत बल जो है वो 2 प्रकृति का होता है। सजातीय आवेशों के मध्य जो समान समान प्रकार के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के मध्य प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगता है, जबकि विजातीय आवेशों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के मध्य आकर्षण प्रकृति का लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर चुंबकीय बल की। तो माना बाहर से उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र B है और उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई Q आवेश का कण V वेग के साथ गति कर रहा है। तो इस आवेश पर जो लगने वाले चुंबकीय बल का मान होगा वो होगा Fm = Q V × B के इक्वल। अगर विद्युत और चुंबकीय दोनों बलों को मिला दिया जाए तो हमारा विद्युत चुंबकीय बल बनता है। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या बना? Fem = Fe विद्युत बल प्लस Fm चुंबकीय बल। इस विद्युत चुंबकीय बल को सम्मिलित रूप से लॉरेंज बल भी कहा जाता है। जब कहीं पर विद्युत बल विद्यमान नहीं होता है, केवल चुंबकीय बल होता है, तो लॉरेंज बल के लिए हम केवल ये सूत्र भी काम में ले सकते हैं। लेकिन यह वह अवस्था है जब विद्युत बल विद्यमान ना हो, परंतु संपूर्ण लॉरेंज बल में विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों सम्मिलित होते हैं, जहां विद्युत बल Fe = K Q1 Q2/r² है और चुंबकीय बल Fm = Q V × B है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में इसे लिखें तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखा जाता है। माना एक आवेश Q है तो Q × E के रूप में भी लिखा जा सकता है इस बल को। तो ऐसी अवस्था में जो Fem का मान है उसे हम लिख सकते हैं Q × E वेक्टर प्लस Q × V × B वेक्टर, जहां V कण का वेग है, Q आवेश है, B चुंबकीय क्षेत्र है और E विद्युत क्षेत्र है। इसके बारे में और डिटेल में हम 12th क्लास में अध्ययन करेंगे। तीसरे बल की बात करते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक के अंदर, नाभिक प्रत्येक परमाणु का केंद्रीय सूक्ष्मतम भाग होता है। तो नाभिक के अंदर, नाभिक का आकार 10⁻14 मीटर की कोटि का माना जाता है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन हम जानते हैं धनावेशित है, उसका प्रोटॉन धनावेशित। तो हमने यहाँ देखा था कि धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा विद्युत बल के अनुसार, परंतु नाभिक के अंदर प्रोटॉन को प्रतिकर्षित न कर आकर्षित करता है, और वह आकर्षण बल इस गुरुत्वीय बल के कारण नहीं होता है, उसकी तुलना में अत्यधिक बड़ा होता है। यह बल न्यूट्रॉन के मध्य भी लगता है और प्रोटॉन के मध्य भी लगता है। यानी कि यह बल ना तो विद्युत आवेश पर निर्भर है और ना ही द्रव्यमान पर निर्भर है, और आकर्षण प्रकृति का है। यहाँ 2 सजातीय आवेश भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। निरावेशित वस्तु भी आकर्षित कर रही है और आवेशित वस्तु निरावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर रही है। यानी कि ना तो ये आवेश के ऊपर निर्भर करता है, ना ही द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। इस नाभिक के अंदर लगने वाले अत्यधिक परिमाण के बल को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। लेकिन यह बल केवल और केवल नाभिक में ही प्रभावी है, 10⁻14 मीटर तक ही कार्यरत होता है। यह बल, इस बल का जो मान है प्रबल नाभिकीय का, वो विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में अत्यधिक बड़ा होता है। अगर किन्हीं 2 आवेशों के मध्य, हम कहें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान 1 न्यूटन है, तो उस अवस्था में लगने वाले प्रबल नाभिकीय बल का मान नाभिक के अंदर उनको रखने पर लगभग 10⁻36 से 10⁻39 न्यूटन होगा। इतना प्रभावी है ये प्रबल नाभिकीय बल का मान। अगली बात करते हैं हम, इस प्रबल नाभिकीय बल को क्वार्क थ्योरी के आधार पर भी समझाया जाता है। क्वार्क थ्योरी क्या कहती है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इन्हें भी आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वो अलग बात है कि वो कण अस्थायी होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी होते हैं। तो उन
उस सूक्ष्मतम इकाई को, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निर्मित होते हैं, क्वार्क कहा जाता है। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रैंज एंड चार्क। जब कभी दो क्वार्क आपस में मिलते हैं तो पाइऑन्स और मेसॉन्स निर्मित होते हैं। पाइऑन्स और मेसॉन्स दोनों ही अस्थायी हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जब कभी तीन क्वार्क मिलते हैं तो उससे बैरियॉन्स बनते हैं। अधिकांश बैरियॉन्स भी अस्थायी होते हैं, लेकिन क्वार्कों को तीन रंग भी दिए जाते हैं: रैंडम कलर, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। जब कभी तीन ऐसे भी बैरियॉन्स मिलते हैं कि उन तीनों पर अलग अलग रंग हों और ये तीनों रंग विद्यमान हो एक साथ, तो इस प्रकार के तीन क्वार्कों से निर्मित होने वाले मिश्रण को कलरलेस कॉम्बिनेशन कहा जाता है, रंग विहीन मिश्रण कहा जाता है। और ऐसे जो बैरियॉन्स होते हैं वो स्थायी होते हैं और उन्हीं को हम प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इनके मध्य जो लगने वाला बल है इन क्वार्क के मध्य, उसी को कलर फोर्स कहा जाता है, और उस कलर फोर्स का ही दूसरा नाम प्रबल नाभिकीय बल है। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है? प्रबल नाभिकीय बल स्थायी बैरियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कब बनेंगे? जब कलरलेस कॉम्बिनेशन होगा। कलरलेस कॉम्बिनेशन कब होगा? जब RGB तीन कलर के रूप में तीन क्वार्क मिलकर स्थायी बैरियॉन्स बनाएंगे। इनके मध्य लगने वाला कलर फोर्स कहलाएगा, और उसी कलर फोर्स को क्या कहेंगे? हम प्रबल नाभिकीय बल कहेंगे। और फोर्थ है हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक के अंदर जब कभी स्थायित्व के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो आवेश संरक्षण के लिए यहाँ एक अन्य कण उत्सर्जित होता है, जिसका आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है। उसे E+ से प्रदर्शित करते हैं। इसे बीटा प्लस कण या पॉजिट्रॉन कहते हैं। इस क्रिया में, इस अभिक्रिया में रेखीय संवेग और कोणीय संवेग के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक नया कण प्राप्त होता है, जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है। यह उदासीन कण है और इसका ब्राह्म द्रव्यमान 0 होता है। ठीक इसी प्रकार जब कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के लिए नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन निर्मित होता है। यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश है, कुल आवेश 0 हो जाएगा, जो कि अभिक्रिया से पूर्व न्यूट्रॉन पर भी 0 था। इस अभिक्रिया में इस न्यूट्रिनो का एक प्रतिकण निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, प्रति न्यूट्रिनो निकलता है। इसका भी आवेश 0 होता है और ब्राह्म द्रव्यमान 0 होता है। सिर्फ इनके चक्रण अपोजिट होते हैं, बाकी इनके गुण एक जैसे होते हैं। इस अभिक्रिया को जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने पर पॉजिट्रॉन निकलता है, β+6 कहा जाता है। और इस अभिक्रिया को जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के बनने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, β-6 कहा जाता है। तो इस β6 की घटना में, β+ और β- में निकलने वाले न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो बल लगता है उसे कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। जो β+ की घटना है वो केवल नाभिक में ही संभव है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। तो इसलिए कम द्रव्यमान अधिक द्रव्यमान को, बड़े द्रव्यमान को केवल तभी उत्पन्न कर सकता है जब ऊर्जा का कुछ भाग द्रव्यमान में बदला हो, जो नाभिक में संभव है। इसलिए β+ की घटना केवल नाभिक में ही होती है, जबकि β- की घटना, न्यूट्रॉन भारी कण से प्रोटॉन हल्के कण का बनना, नाभिक और नाभिक के बाहर दोनों जगह संभव है। इसलिए जब केवल β6 कहा जाता है तो हम मुख्यतः β- से ही समझते हैं। लेकिन β6 दो प्रकार का होता है, β+ और β-। β+ में न्यूट्रिनो निकलता है, β- में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और इनके मध्य लगने वाली वीक अन्योन्य क्रिया जो है दुर्बल नाभिकीय बल को उत्पन्न करती है। अगर हम इन प्रकृति के मूल बलों की प्रबलता का क्रम देखें तो बेशक हम इसे वीक न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं, लेकिन ये सबसे वीक नहीं है। नाभिक के अंदर लगने वाले दो बलों में से ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। हालांकि वे ये बल सबसे स्ट्रॉन्ग भी है और नाभिक में तो स्ट्रॉन्ग है ही। तो हम इनकी प्रबलता को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है वो प्रबल नाभिकीय बल ही होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल प्रबल नाभिकीय बल से थोड़ा कमजोर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर होता है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा जो दुर्बल नाभिकीय बल है वो केवल 10⁻16 मीटर तक कार्यरत होता है, इसकी ये परास होती है। प्रबल नाभिकीय बल की परास 10⁻14 मीटर तक होती है।
और गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बल इन दोनों की परास गणितीय रूप से अनंत तक होती है। तो ये था प्रकृति के मूल बलों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसमें से हम गुरुत्वीय बल को 11वीं क्लास में पुनः पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में 12वीं क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रकृति के फंडामेंटल फोर्सों के बारे में जो ब्रीफ नॉलेज है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।